नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं 11th क्लास फिजिकल एजुकेशन को। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन का जो चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है योग। ठीक है, इस चैप्टर के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर आपने हिस्ट्री पोल साइंस के अलावा और दूसरे सब्जेक्ट की वीडियो तो अपलोड करना शुरू कर दिया, पर आप फिजिकल एजुकेशन की वीडियो नहीं बना रहे हैं। तो आपके जो रोशन भैया है वो आप लोगों के लिए फिजिकल एजुकेशन की भी वीडियो लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, इस चैनल पे आप लोगों का 11th क्लास को जो सेकेंड टर्म का कंप्लीट सिलेबस है, सभी सब्जेक्ट के, आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है। और इसी तरीके से 12th क्लास में भी आप लोगों का जो सिलेबस है वो कंप्लीट कराया जाएगा। तो चैनल को यार ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें इस चैनल के लिंक को, इस वीडियो के लिंक को, ताकि आपके जो दोस्त है वो भी इस चैनल के माध्यम से अपनी स्टडी को बेहतरीन कर सके और ज़्यादा बेहतर बना सके। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को बर्बाद करते हुए अपने क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया गया है योग का अर्थ बताइए। ठीक है, पहला क्वेश्चन में आपको क्या बताना है? योग का अर्थ बताना है। तो यहाँ पे देखिए योग का अर्थ क्या लिखा गया है। योग शब्द की जो उत्पत्ति है वो संस्कृत के मूल शब्द युज से हुआ है, युज। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? जोड़ना या फिर मिलना। ठीक है, तो योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के कौन से शब्द से हुई है? युज शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? मिलना या फिर जोड़ना। अब देखो, बहुत सारे विद्वान, जैसे कि यहाँ पे पतंजलि को योग का जनक भी माना जाता है, आपको पता होगा। तो पतंजलि के अनुसार योग क्या है? चित्त वृत्ति निरोध ही योग है। ठीक है, यानी कि चित्त में, यानी कि मन में जो आपके विचार आ रहे हैं उसका रुकना ही क्या है? एक तरीके से योग है। इसके अलावा महर्षि वेद व्यास ने क्या कहा? महर्षि वेद व्यास, मैं बता दूं, बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान कह सकते हैं आप, या लेखक भी कह सकते हैं। महाभारत को इन्होंने ही लिखा है। ठीक है, तो महर्षि वेद व्यास ने योग को समाधि कहा है। समाधि यानी कि एक तरीके से आत्मा का परमात्मा से मिलन। ठीक है, यही समाधि होता है। ठीक है, दुनिया के मोह माया से आप दूर हो जाते हैं और आपकी जो आत्मा है वो परमात्मा से मिल जाती है, ये है योग। ठीक है, इसी तरीके से भगवत गीता में श्री कृष्ण ने क्या कहा है? योग कर्मसु कौशलम, यानी कि योग क्या है? हमारे अच्छे कर्मों को, एक तरीके से हमारे अंदर जो कर्म है उसके कौशल को बढ़ावा देता है, कौशल को बढ़ाता है। कुशलता आपके अंदर आती है योगा करने से, योग करने से। ठीक है, तो ये योगा की परिभाषा हो गई, योग की परिभाषा हो गई। मैं उम्मीद करता हूँ आपको योग, अगर योग का अर्थ पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो ज़रूर से ज़रूर इस शब्द का मतलब इसका उत्तर आप दे देंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, प्राणायाम को परिभाषित कीजिए। प्राणायाम को आपको बताना है यहाँ पे प्राणायाम होता क्या है। देखिए, प्राणायाम 2 शब्द से मिलकर बना है, एक है प्राण, दूसरा है आयाम। ठीक है, इसका मतलब क्या है? प्राणायाम का अर्थ है जीवन ऊर्जा। प्राणायाम जो प्राण की बात की जा रही है, सबसे पहले प्राण का अर्थ क्या है? जीवन ऊर्जा। और आयाम का अर्थ क्या है? निरंतर श्वास व प्रवास पर नियंत्रण करना। ठीक है, जो आपके श्वास है, आप जो सांस लेते हैं उस पर नियंत्रण करना, ये आयाम हो गया। यानी कि एक तरीके से सांस पे नियंत्रण स्थापित करना ही और सांस को नियंत्रित करना ही प्राणायाम है। ठीक है, अब देखिए प्राणायाम की प्रक्रिया के अंग कौन से हैं, मतलब प्राणायाम की प्रक्रिया में हम क्या क्या कुछ करते हैं। तो प्राणायाम में सबसे पहले आता है पूरक। पहला आयाम क्या है? पहला अंग क्या है? पूरक, यानी कि श्वास लेना। इसमें आप श्वास लेते हैं पहले, उसके बाद दूसरा अंग है जो है वो है रेचक। रेचक यानी कि सांस को बाहर निकालते हैं आप। ठीक है, पहले आप सांस को लिए, उसके बाद सांस को बाहर निकाला। मैं भी भाई प्राणायाम करता हूं तो मेरे को भी थोड़ा तरीका पता है कैसे किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है कुंभक। इसमें क्या होता है कि आप श्वास को रोकते हो, लंबे समय तक आप रोक के रखते हो सांस को। तो ये 3 तरीके से मतलब प्राणायाम के अंग जो है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, वैसे आपसे अगर प्राणायाम का अर्थ पूछा गया तो सिर्फ आप ऊपर वाला ये परिभाषा लिखे, अगर अंग पूछा जाएगा ना तो ही आप बताएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, योग के क्या महत्व है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है भाई।
कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और आप अगर फिजिकल एजुकेशन के क्वेश्चन पेपर को आप उठा के देखेंगे तो हर बार आपको ये जो योग के महत्व जो है वो आपको नज़र आ जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है नज़र आ जाएगा आपको। तो योग के महत्व क्या क्या है भाई, आप आसानी से इस क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हैं कि भाई योग जो है वो तनाव में कमी करती है, तनाव को दूर करने का काम करती है ना, एकाग्रता में वृद्धि कर देती है भाई, आप एकाग्र होकर किसी काम को अच्छे से कर सकते हैं, है ना। श्वसन अंगों को शुद्ध करता है, शुद्ध करने का काम करता है। ज्ञान इंद्रियों पर नियंत्रण करता है, यानी कि आपके जो ज्ञान इंद्रिया है उस पर नियंत्रण स्थापित करने का काम करता है। शरीर को आराम देने का काम करता है। इसके अलावा शरीर को अच्छा आकार देता है ना, आप सुडौल और अच्छे दिखते हैं। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियों से आप क्या हो सकती है भाई, योगा करेंगे तो आप बहुत सारी बीमारियों से दूर हो जाएंगे। मोटापा को कंट्रोल कर सकते हैं आप, मोटापा कम घटा सकते हैं, है ना। स्वास्थ्य सुधरता है, मुद्रा जो शरीर की जो मुद्रा है वो ठीक हो जाती है। इसके अलावा आपका जो शरीर है वो लचकदार बन जाता है ना, शारीरिक लचक में वृद्धि हो जाती है। तो ये सारे पॉइंट आप योग के महत्व में बता देंगे। यहाँ पे लगभग 11-12 पॉइंट आपके योग के महत्व में 11 पॉइंट बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, आसन क्या होता है। आसन का मतलब यहाँ पे बताया गया भाई, आसन। ठीक है, आसन आप अगर योगा करते होंगे तो आप आसन की मुद्रा में बैठते होंगे कई बार। ठीक है क्या, देखिए यहाँ पे परिभाषा दिया गया, पतंजलि के अनुसार आसन का अर्थ स्थिर सुखम आसनम, अर्थात देखिए आगे लिखा हुआ है, आपको मैं समझा देता हूँ। अर्थात लंबे समय तक सुखपूर्वक बैठने की स्थिति को आसन कहते हैं। मतलब आप आसन की, जैसे कि आप लोगों ने रामायण या महाभारत देखा होगा तो वहाँ पे ऋषि मुनि बिल्कुल आसन लगा के बैठ जाते हैं, है ना, बिल्कुल ध्यान की दशा में सुखपूर्वक। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, आसन बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका आसन की परिभाषा। आगे बढ़ते हैं, आसन व प्राणायाम के लाभ बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार ये भी। ठीक है, आसन और प्राणायाम के लाभ बताइए। आप वही सारे पॉइंट्स आप उसमें से भी छाट के आप पॉइंट्स इसमें लिख सकते हैं, कोई ज़्यादा कठिन क्वेश्चन है नहीं। देखिए क्या पॉइंट्स लिखे गए हैं, एकाग्रता शक्ति में सुधार होती है। ठीक है, इसके अलावा शरीर मुद्रा में सुधार होगी, आपकी जो शारीरिक मुद्रा है उसमें सुधार होगी। चोट से बचाव आप कर सकते हैं, इसके माध्यम से आसन करके आप चोटों से मुक्ति भी पा सकते हैं, है ना। लचक में सुधार होता है, वही सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। श्वसन संस्थाओं की कार्य क्षमता में सुधार होता है ना। हृदय व फेफड़े की कार्य क्षमता में सुधार हो जाती है। संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार होता है। ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए, बहुत सारे, बहुत आसान पॉइंट है ना। थकान से मुक्ति आप पा सकते हैं। जो योगा के जो महत्व है ना, आप योगा प्राणायाम आसन के महत्व पूछ ले, लाभ पूछ ले, आप ये सारे पॉइंट्स लिख देंगे। ठीक है ना, पॉइंट्स को 4-5 पॉइंट जो भी है आप 6-7 पॉइंट आप याद कर ले और उसको अच्छे से किसी भी आसन या प्राणायाम या योगा का लाभ पूछा जाता है तो वहाँ पे आप ज़रूर बता दें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यौगिक क्रिया का अर्थ बताइए तथा यह कितने प्रकार की होती है। यहाँ पे यौगिक क्रियाओं की बात की जा रही है। यौगिक क्रिया से आप क्या समझते हैं और कितने प्रकार के। देखिए, यौगिक क्रिया शरीर की आंतरिक व बाहरी शुद्धिकरण की एक क्रिया है ना। शरीर को आंतरिक और बाहरी रूप से शुद्ध करने की जो क्रिया है उसी को हम क्या बोलते हैं, यौगिक क्रिया बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यौगिक क्रिया के यहाँ पे 8 वो दिए गए हैं। ठीक है, 8 षष्ठ कर्म, 8 मैं गलत बोल रहा हूँ। ठीक है, षष्ठ कर्म की बात की गई है। यहाँ पे 6 क्रियाओं की बात की गई है। आप अगर यहाँ पे काउंट करें 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं क्या है ये जो 6 क्रियाएं जो दी गई है यौगिक क्रियाओं में, वो है क्या। देखिए, सबसे पहला है नेत्र क्रिया। यहाँ पे आपको सबसे पहले नेत्र क्रिया देख रहा होगा। नेत्र क्रिया मतलब क्या होता है, नासिक मार्ग को साफ शुद्ध करने की क्रिया है। नासिक समझते हैं ना क्या होता है, नाक, है ना, नाक को ही नासिक बोला जाता है। तो उसको शुद्ध करने की जो क्रिया है उसको नासिक मार्ग मतलब नेत्र क्रिया बोलते हैं। उसके बाद है धौती क्रिया, है ना। धौती क्रिया क्या है, आहार नली को साफ करने की क्रिया है। आहार नली को साफ करने वाली जो भी क्रिया है वो धौती क्रिया में आ जाता है। उसके बाद है नौली क्रिया। ठीक है, नौली क्रिया क्या है, देखिए, आमाशय के अंगों के मालिश व सशक्तिकरण। ठीक है, आमाशय के जो भी अंग है उसको, उसकी मालिश और उसके सशक्तिकरण की जो क्रिया है उसको नौली क्रिया हम कहते हैं। उसके बाद है बस्ती। ठीक है, बस्ती यानी कि आंत को धोने व उसको मजबूत बनाने की, सुदृढ़ मतलब क्या होता है, मजबूत बना। जो हमारी आंतें हैं ना उसको मजबूत बनाने की जो तकनीक है, जो क्रिया है, उसको हम बोलते हैं बस्ती क्रिया। ठीक है, उसके बाद है कपालभाति।
ठीक है, भाती क्रिया। अब कपाल भाती क्रिया है मस्तिष्क के अग्रभाग के शुद्धिकरण के लिए श्वासन तकनीक। ये तो मैं भी करता हूँ भाई, कपाल भाती जो क्रिया है उसको मैं भी करता हूँ, और हमारे जो मस्तिष्क को है ना बिल्कुल शांति देता है, और हमारा जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा शांत हो जाएगा। आप कभी करके देखिए कैसे किया जाता है, वो तो भाई अब वीडियो वगैरह आप कहीं से देख ले और उससे पता कर ले कपाल भाती क्रिया कैसे होती है। मैं आपको इस वीडियो में तो नहीं समझा सकता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा शांत रहेगा। उसके बाद है त्राटक क्रिया। त्राटक क्रिया क्या है, तो देखिए गहन अध्ययन लगाने की प्रक्रिया एकाग्रता की शक्ति के लिए, मतलब कि किसी चीज़ में गहराई से डूब जाना है या उसमें एकाग्र होके वहाँ पे ध्यान लगाना है, क्या है, त्राटक क्रिया कहलाएगा, ठीक है। तो ये सारे यौगिक क्रिया और उसके प्रकार थे जो मैंने आपको समझा दिए हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, योग के प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए। योग के जो प्रमुख तत्व है उसको समझाना है आपको। यहाँ पे देखिए दिया क्या गया है, हम उसको समझते हैं। योग के तत्वों का वर्णन अष्टांग योग के रूप में किया जाता है। मतलब इसके 8 सिद्धांत है, योग के तत्व है या फिर योग के 8 सिद्धांत है जिसको अष्टांग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। उसकी बात हम यहाँ पे करने वाले। कुल 8 मतलब एक तरीके से इसके तत्व जो है उसको समझेंगे, ठीक है। आगे क्या लिखा है, अष्ट का अर्थ है 8, ठीक है। और अंग का अर्थ क्या है, अवयव, यानी कि शाखा क्या है इसकी, ठीक है। शाखाओं को समझाना है, ब्रांच क्या है इसकी, उसको हमें समझाना है। अब देखिए सबसे पहले योग के तत्व में सबसे पहले आता है यम। सबसे पहले क्या आता है, यम। अब यम 5 सिद्धांत है। यम के कितने सिद्धांत हैं, 5। ऐसे आचार संहिता की रूपरेखा प्रस्तुत करता है जिसे दुनिया में रहते हुए किसी व्यक्ति द्वारा पालन किया जाना चाहिए। मतलब इस सांसारिक दुनिया में आप आए हैं तो आपको कुछ सिद्धांतों का पालन करना होगा जो कि यम के नियम में आ जाता है। जैसे कि सबसे पहले अहिंसा, आप अहिंसा का पालन करें, यानी कि आप हिंसा ना करें, जीव जंतु को ना मारे, है ना, मनुष्य को ना सताए, यही क्या है, अहिंसा है। सत्य बोले हमेशा, है ना, सत्य बोलना चाहिए आपको। ग दिया गया है अस्तय। अस्तय मतलब एक तरीके से भ्रष्टाचार वगैरह आप ना करें, भ्रष्टाचार से दूर रहे, ठीक है। घ दिया गया ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा आपको। साधु संतों का जो जीवन है वो आपको कम से कम अपनाना चाहिए, ठीक है। दुनिया की जो मोह माया है उससे आपको दूर रहना चाहिए, ये ब्रह्मचर्य में आ जाता है। इसके अलावा है आपका अपरिग्रह। अपरिग्रह यानी कि आप जो भी मतलब धन दौलत वगैरह है उसकी मतलब लालच, एक तरीके से लालच से जुड़ी हुई बात है। अपरिग्रह मतलब कि आप लालची ना बने, कम से कम लालच से दूर रहे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद दूसरा है नियम। अब नियम क्या है, तो नियम आत्म को शुद्ध करने के नियम बली है। मतलब कि आप अपने आत्मा को किस तरीके से शुद्ध करते हैं, अपने आप को कैसे शुद्ध करते हैं, वो सब नियम में आ जाता है। जैसे कि आप इसमें जो भी नियम है वो, जैसे कि शौचालय जाना चाहिए आपको प्रतिदिन, है ना, संतोष का भावना आपको रखना चाहिए, तप करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, मतलब अध्ययन वगैरह करना चाहिए, ईश्वर प्राणिधान यानी कि ईश्वर की आराधना आपको समय में कुछ पूरे दिन में कुछ समय आपको ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। उसके बाद है आसन। आसन क्या है आपको पता है भाई, योग की विभिन्न मुद्राएं जो है, जो आप योगा करते समय जो विभिन्न मुद्राओं में आप बैठते हैं वही क्या हो गया, आसन हो गया। उसके बाद प्राणायाम हम समझ चुके हैं भाई, श्वास को लेने और छोड़ने की जो तकनीक है ना, श्वासन तकनीक इसको भी कहा जाता है, ठीक है। प्राणायाम है, आपको पता है इसमें 3 तत्व है, 3-4 तत्व है। जैसे कि पूरक है यानी कि श्वास अंदर लेना होता है। उसके बाद कुंभक है जो कि श्वास रोकने की प्रक्रिया है। रेचक है जो कि श्वास छोड़ने की प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको प्राणायाम में बता देना है। उसके बाद अप्रत्याहार, ये क्या होता है, देखिए मन और ज्ञान इंद्रियों को विषयों से हटाकर परमात्मा से जोड़ना। यानी कि फालतू की चीज़ों में आप जो लगे रहते हैं, अब मैं ये विषयों के बारे में क्या बताऊं, ठीक है, जो भी मतलब आप फालतू की चीज़ों में जो लगे रहते हैं उससे अपने मन को हटा के परमात्मा से जोड़ना ही क्या हो गया, प्रत्याहार हो गया, ठीक है। उसके बाद है धरना। धरना मतलब है कि मन को एकाग्र करना। आप मन को किस तरीके से एक जगह टिका के रखते हैं, एक जगह ध्यान को लगा के रखते हैं। मान लो कि आप स्टडी कर रहे हैं और आपका ध्यान स्टडी करने पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका ध्यान कहीं और होगा, पार्क में घूम रहा होगा। आप मतलब वैसे तो आप स्टडी कर रहे हैं, कहीं क्लास ले रहे हैं, लेकिन आपका जो दिमाग है वो कहीं और जा रहा है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, है ना। ये धारणा में क्या होता है कि आपका मन एकाग्र हो, आप एकाग्र होकर किसी चीज़ को समझ रहे हो। उसके बाद है ध्यान। ध्यान क्या है, मन की पूर्ण एकाग्रता की प्रक्रिया है जिसे लंबे समय तक एकाग्र रहकर अपना आप क्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं। ध्यान लगाने की प्रक्रिया यही होता है ना, आप लंबे समय तक अपने मन को एक जगह रोक के ध्यान लगाते हैं, वही क्या हो गया, ध्यान। उसके बाद है समाधि। समाधि को तो हम समझ ही चुके हैं भाई। समाधि मतलब क्या होता है, व्यक्ति की आत्मा का परमात्मा से मिलन क्या हो जाएगा, समाधि हो जाएगा, ठीक है।
तो ये समाधि हो गई। ये सारे आपके किसके तत्व मैंने बोले थे, योगा के तत्व है, योग के तत्व है ये, है ना। कुल मिला के 8 तत्व की यहाँ पे बात की गई है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे जो क्वेश्चन दिया गया है, ये 5 नंबर में आपके क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित को विस्तार पूर्वक बताइए। अभी आपको कुछ शब्द दिए जैसे कि सुखासन दिया गया है, पद्मासन दिया गया है, तारासन दिया गया है, नौकासन दिया गया है और वृक्षासन दिया गया है, ठीक है। तो ये इन सभी को आपको डिफाइन करना है, इसको अच्छे से आपको समझाना है। चलिए देखते हैं, हम आंसर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सुखासन दिया गया है, ठीक है। तो देखिए सुखासन क्या है। सुखासन का शाब्दिक अर्थ होता है सुख देने वाला आसन, यानी कि ऐसे आसन जो कि आपको सुख प्राप्त करे, वो हो गया सुखासन। जब भी हम इन आसन को करते हैं तो सच में ही हमें आध्यात्मिक शांति और सुख की प्राप्ति होती है। यह कारण है कि इस आसन को हम क्या बोलते हैं, सुखासन बोलते हैं। मतलब ऐसे आसन होंगे जिसको आप करोगे ना तो आपको सुख की प्राप्ति होगी, आपको लगेगा वाह भाई वाह आज कुछ किया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सुखासन, जिससे आपको सुख की प्राप्ति हो ऐसे आसन करने के बाद, ठीक है। सुखासन के लाभ क्या है भाई, देखो सारे पॉइंट्स आप इसके भाई जो भी है आप लाभ में अपने हिसाब से थोड़ा बना ठना के लिख देना, ठीक है ना। देखो मानसिक सुख व शांति का अनुभव होता है आपको, चित्त अवसाद व फिर क्रोध में लाभदायक, मतलब आपको क्रोध नहीं आएगा, है ना। चिंता वगैरह आप नहीं करोगे ज़्यादा, इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हो आप। बैठने का सही आदत बनता है, आप सही तरीके से बैठते हो। मन का चंचल को कम कर, मतलब मन की जो चंचलता है उसको आप क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। मन इधर उधर भागेगा नहीं आपका। रीढ़ की हड्डी के जो भी रोग है उससे आप निजात पा सकते हैं, है ना। हमारा जो चित्त है और मन है वो एकाग्र रहेगा। चित्त मतलब समझते हैं ना, चित्त या मन एक ही बात है, आप उसी तरीके से समझ ले। तो वो क्या रहेगा, एकाग्र रहेगा, मतलब एकाग्र मतलब एक जगह स्थिर रहेगा, ठीक है। ये हो गया। अब सावधानी भी कुछ बता रखी है, वैसे इतना ज़्यादा डिफाइन करके आपको बताना नहीं है। देखो सावधानी क्या है कि भाई इस योग को आपको घुटनों में अगर दर्द है तो आप ना करें, ठीक है। रीढ़ की चोट के ध्यानपूर्वक आसन को करना चाहिए, मतलब आपको रीढ़ का ख्याल रखना है, रीढ़ का जो भी चोट वगैरह है उस समय आप ना करें, ठीक है। इसके अलावा अपने शरीर की प्रक्रिया को समझकर उसके अनुरूप आसन को करना चाहिए। आपका शरीर किस तरीके से काम करता है उसको आप समझें, उसके बाद ही इस आसन को करें, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद है पद्मासन। अब पद्मासन क्या होता है, देखो पद्मासन संस्कृत शब्द पद से निकला है जिसका अर्थ होता है कमल, ठीक है। संस्कृत के कौन से शब्द से निकला है, पद। अब पग बोलेंगे, पग लिखा है वैसे ही, ठीक है, पग, जिसका अर्थ क्या होता है, कमल। इस आसन में शरीर बहुत हद तक कमल जैसा प्रतीत होता है, मतलब ऐसे मुद्राएं होती है ना इसमें, जिसमें क्या होता है आपका शरीर बिल्कुल कमल की फूल की आकृति में बन जाता है। कमल का जो पोज होता है ना बिल्कुल वैसा बन जाता है, ठीक है। अब देखो विधि वैसे अगर आप ना पता है तो भी चलेगा, हम लाभ सीधा देख लेते हैं। लाभ में यार आप वही सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। देखिए ध्यान के लिए पद्मासन एक अति उत्तम योग अभ्यास है, ध्यान, ठीक है। ये सारे पॉइंट तो भाई सभी में आएंगे। ध्यान की में आपकी वृद्धि होती है, आप किसी जगह पे अच्छे तरीके से ध्यान लगा सकते हैं, है ना। अपने शरीर और मानसिक और अध्यात्म की ओर लेके जा सकते हैं। वही ध्यान की बात की जा रही है, आपका मन शांत रहेगा, आप किसी भी काम को अच्छे से ध्यान लगा के कर सकते हैं, ठीक है। इस आसन के अभ्यास से आपके चेहरे पर एक नई प्रकार की रौनक आ जाती है। आपका जो चेहरा है वो खिला खिला लगता है ना, चेहरे पे ग्लो आएगा, आपका चेहरा बिल्कुल खिला हुआ दिखेगा। तो ये लाभ हो गया इसका। जैसे ये देखिए इस तरीके से आप यहाँ पे चित्र भी दिखा रखा है। रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है, ये तीसरा पॉइंट लिखा क्या है, रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है। यह पाचन की क्रिया को बेहतरीन करता है, कब्ज को दूर करता है। पाचन की प्रक्रिया अच्छी हो जाएगी, आपका जो कब्ज है जो भी बन रहा है वो दूर हो जाएगा, है ना। स्मृति बढ़ाने में सहायता होता है। स्मृति मतलब याद, आपको चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। पद्मासन एकाग्रता को भी बढ़ावा देता है, ये ऊपर हम भी हमने देख लिया। पेट के अंगों को स्वस्थ बनाता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स ना आप सभी कोई भी आसन वगैरह है, कोई भी योग के नियम है ना, उसमें अगर लाभ पूछा जाता है तो ज़्यादा कुछ आपको अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप पॉइंट्स आप देख रहे होंगे कि यार सेम ही सेम लाभ में सेम ही सेम पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं, तो ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब देखो सावधानी में वही पॉइंट्स लिख दिए भाई, घुटने के दर्द में ना करे, है ना। इसके अलावा साइकिल कमर दर्द में ना करे, ये सारी चीज़ें हैं आपको यहाँ पे सावधानी में ये सारी चीज़ें लिख देनी है। अब हम सीधा ताड़ासन को देख लेते हैं। ताड़ासन क्या है, ताड़ासन एक ऐसा योग
योगाभ्यास है, ठीक है, जो मांसपेशियों को ही नहीं बल्कि सूक्ष्म मांसपेशियों को भी बहुत ज़्यादा एक तरीके से लचीला बनाता है। ताड़ासन में क्या होता है ना कि आप बिल्कुल अपने शरीर को ना बिल्कुल तार का जो वृक्ष होता है ना, बिल्कुल लंबा सा वृक्ष होता है तार का, उसी पोज में आप क्या करते हो, एक तरीके से खड़े हो जाते हो और उसके बाद ये आसन करते हो, तो ये ताड़ासन हो गया। अब इसके फ़ायदे देखिए क्या दिए गए हैं ताड़ासन के फ़ायदे। ताड़ासन वजन कम करने में सहायक होता है भाई, वजन कम हो जाएगा आपका। ताड़ासन हाइट बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, आप ताड़ासन करें आपका हाइट बढ़ जाएगा, है ना। ताड़ासन पीठ के दर्द में आराम देता है, पीठ के दर्द को ख़त्म करता है, नसों एवं मांसपेशियों के दर्द को भी कम करता है, घुटने के दर्द को कम करता है, चटने की कला सिखाता है, चलने की कला सिखाता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप लिख दें। एकाग्रता व संतुलन बढ़ाता है, आप एकाग्र रहते हैं किसी चीज़ को लेकर, शारीरिक संतुलन बढ़ाने में भूमिका निभाता है, तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख देंगे। उसके बाद हम देखते हैं चौथा पॉइंट, चौथा है आपका है नौकासन। नौकासन क्या है, देखिए नौकासन को अंग्रेजी में बोट पोज के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल बोट का जो पोज है ना, जो नाव होता है उसके पोज में आप इस योगा को करते हैं। हमें नाम से ही ज्ञात हो रही है कि इस आसन में शरीर की नाव की तरह आकार में रखकर योग का अभ्यास किया जाता है ना। बिल्कुल नाव के आकार में अपने शरीर को रख के इस योग को आप करते हैं, इसीलिए इसको नौकासन कहते हैं भाई, ठीक है। लाभ वगैरह में भाई वही सारे पॉइंट लिखे, तो अब ज़्यादा मैं आपको लाभ वगैरह दिखाऊंगा तो फिर पता है ना क्या होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप लोग लाभ में वही सारे पॉइंट्स लिख दे। उसके बाद आखिरी में हम देखेंगे वृक्षासन क्या होता है। वृक्षासन दो शब्द से मिलकर बना है। वृक्ष का अर्थ होता है पेड़, बिल्कुल आपको पता है, और आसन योग मुद्रा को दर्शाता है, आपको पता है। इस आसन की अंतिम मुद्रा एकदम अटल होती है, मतलब टिकी हुई होती है, जो वृक्ष की आकृति की लगती है, बिल्कुल पेड़ की आकृति की लगती है, वृक्ष की आकृति की लगती है, ठीक है। और ये बहुत हद तक अध्यात्म आसन है, आध्यात्मिक आसन है एक तरीके से। बहुत अच्छा विवरण पुराने राजाओं के अभ्यास से मिलता है, जैसे कि राजा अशोक, मतलब बहुत सारे राजा वगैरह भी वृक्षासन करते थे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें वृक्षासन में आप बता देंगे। ये देखिए, ठीक है, ये फोटो में आप देख सकते हैं, और लाभ वगैरह में वो सारे पॉइंट्स यार लिखे हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, योग निद्रा से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, योग निद्रा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अब योग निद्रा क्या है, अब पहले हम इसको पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाऊंगा मैं। देखिए योग निद्रा का अभिप्राय, सजगता या बोध के साथ सोना। योग निद्रा का अभ्यास श्वासन में किया जाता है, यानी कि एक तरीके से आप क्या कर रहे हैं, ना तो जाग रहे हैं ना सो रहे हैं, उन दोनों के बीच की जो मुद्रा है ना, ये एक योगे की मुद्रा है जिसमें आप ना तो सो रहे होते हैं ना ही जाग रहे होते हो, जो बीच की मुद्रा है ना वही योग निद्रा कहलाती है, ठीक है। अब इसके 3 चरण बताए गए भाई, शरीर का चेतना, श्वास बोध होता है आपका, ठीक है, और इसके अलावा लास्ट में आपका समाप्ति का जो है वो पॉइंट आता है। या वैसे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम लाभ देख लेते हैं। इस चीज़ को आप ना बताए तो भी चलेगा, ठीक है। बस योग निद्रा का अर्थ पूछा है तो आपने ऊपर बता दिया, अब इसके नीचे लाभ देख लेते हैं, है ना। लाभ भी पूछा है इस क्वेश्चन में, तो लाभ क्या भाई, तनाव को कम करता है ना, मन को प्रशिक्षित करता है, मतलब ट्रेनिंग देने का काम करता है, मन को शांत करता है, अचेतना को साफ करता है, ठीक है, सृजनशीलता को बढ़ावा देता है, इसके अलावा स्मृति तथा सीखने की क्षमता को बढ़ाता है, तनाव को समाप्त करता है, मानसिक विकास, विकारों का प्रबंध करता है। विकार यानी कि आपके दिमाग में जो भी फालतू की चीज़ें आ जाते हैं ना, विकार, कमियां जो आ जाती हैं, है ना, फालतू के विचार जो चल रहे होते हैं उसको ख़त्म करने का काम करता है। इसके अलावा मनहौतिक विचारों का प्रबंध करता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसके लाभ में लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्राणायाम के प्रकार बताइए। जो प्राणायाम हमने शुरू में समझ लिया था, है ना, श्वास को बाहर अंदर छोड़ने की जो प्रक्रिया है वो है आपको पता है। तो प्राणायाम के आपको प्रकार लिखने हैं भाई, कितने प्रकार के प्राणायाम होते हैं। देखिए यहाँ पे 7 प्रकार के प्राणायाम के नाम लिखे गए हैं। देखो, अनुलोम विलोम ये तो मैं करता हूँ भाई, ब्राह्मणी प्राणायाम ये भी मैं करता हूँ, शीतलकारी प्राणायाम ये नहीं करता भाई, भरिस्त्रिका प्राणायाम ये भी नहीं करता, कपालभाति यार करता हूँ मैं, ठीक है। इसके अलावा शीतली प्राणायाम, ठीक है, और उज्जैनी प्राणायाम ये भी मैं करता हूँ। बाकी 2-3 प्राणायाम ऐसे दिए गए हैं जो कि मैं नहीं करता हूँ। तो ये आपके प्राणायाम के प्रकार हो गए हैं।
आप इसको ज़रूर से ज़रूर याद कर ले। ठीक है, तो ये आपका फिजिकल एजुकेशन का जो चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है योगा। ठीक है, योगा के जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, बाकी आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट में बताएं। आप भी अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर नज़र आएंगे। बहुत सारे बच्चों का तो यार एडिशनल होता है फिजिकल एजुकेशन, मेरा खुद एडिशनल था, फिर भी आप लोग अगर जिसका भी मेन है तो भाई वो तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही अच्छे से इस सब्जेक्ट का अध्ययन कर रहे होंगे, और मेरी इस वीडियो से भी आप लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर सहायता मिल जाएगी यार, मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर यार आप लोगों से अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।